उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नेशनल हाईवे 130D के निर्माण से बस्तर सीधे महाराष्ट्र से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास की नई धारा बहेगी। उन्होंने बताया कि बस्तर अंचल के लोगों के जीवन को सरल बनाने और जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों को भी मुख्य धारा से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि बस्तर ओलंपिक की अपार सफलता के बाद अब सरगुजा ओलंपिक आयोजित किया जाएगा, जिससे खेल प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता है उन्हें तलाशने का, तराशने का, और दोनों काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। बस्तर ओलंपिक का जो प्रतिसाद मिला है, 1,65,000 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया। फिर से इस वर्ष हम बस्तर ओलंपिक कराने वाले हैं, उसके लिए पंजीयन लगातार जारी है। 1 लाख से अधिक युवाओं ने अब तक पंजीयन करा लिया है। और निश्चित रूप से कोंडागांव से नीलांगुर तक नेशनल हाईवे 130D पर काम चल रहा है और ये महाराष्ट्र को सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ेगा। महाराष्ट्र का सीधा आना जाना छत्तीसगढ़ के लोगों का महाराष्ट्र होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बस्तर के लिए, कोंडागांव नारायणपुर के लिए। कोंडागांव नारायणपुर कोतुल होते हुए नीलांगुर तक ये जाएगी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका सीधा संबंध महाराष्ट्र से होगा। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, इन सबको इससे लाभ होगा। और ये नक्सल जो प्रभावित इलाके हैं उसमें आवागमन बढ़ने से निश्चित रूप से जनजीवन सामान्य होगा और वहाँ पर विकास की धारा आएगी। ये विकास की रेखा है ये सड़क। बस्तर में एक तरफ नक्सल मुक्ति का अभियान चलाया हुआ है, वहीं बस्तर के आम लोगों को सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले। वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल से लेकर जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर राशन कार्ड की योजना, आयुष्मान भारत की योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार सरकार पहल कर रही है। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन इतनी बड़ी पैमाने पर बस्तर के लोगों को मिलने से निश्चित रूप से उनका जीवन आसान होगा, सरल होगा। और जब जीवन आसान और सरल होता है तो स्वाभाविक रूप से खुशहाली और तरक्की आती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अरुण साव ने कहा कि सरकार प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दे रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से राज्य के किसानों से खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेट पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन, दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है, जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप में सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के 20,000 ग्रामों में
दिनांक 2 अक्टूबर से डिजिटल क्राफ्ट सर्वे एवं मैनुअल गिरदावली के डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु टोकन तुम्हार हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत किसान स्वयं अपनी सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किए जाने हेतु टोकन काट सकेंगे। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी। 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किए जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों को खरीद वर्ष 2025-26 में शून्य सूखत आने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जाएगा। धान खरीदी हेतु आवश्यकता अनुसार नए एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में धान की रिसाइकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्केट कार्यालय में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी केंद्रों में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केंद्रों धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिले स्तर पर गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किए जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धान खरीदी के इस वर्ष की नीति में प्रावधानित किए गए हैं। किसानों के धान की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हो, मजबूत व्यवस्था हो और जो डुप्लीकेशन, रिसाइकलिंग, इन सब को कैसे रोका जाए इसके लेकर भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने की ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में व्यापक रूप से ये धान खरीदी की नीति बनाई गई। अंबिकापुर जेल से फरार हुआ आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी मुकेश कांत अब बिलासपुर में जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश के चलते सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले फरार हुए मुकेश की पत्नी ने मंगलवार को बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उसके आत्मसमर्पण की सूचना दी थी और एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया था कि अंबिकापुर जेल में जेलकर्मी उससे जबरन पैसों की उगाही करते हैं। पैसे नहीं देने पर मारपीट और जातिगत प्रताड़ना की जाती है। उसने मांग की थी कि उसके पति को दोबारा अंबिकापुर जेल में भेजा जाए। इसी बीच बुधवार को जब मुकेश को पता चला कि अंबिकापुर पुलिस उसे लेने आ रही है तो उसने कथित रूप से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और जेल प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सतनामी संघ भाई हुआ और यो माम नागरिक हुसैन, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़ भैया हूँ। भैया मैं जेल से भागे हुई फरारी के भी बोला बहुत तकलीफ है, बोला प्रताड़ित करा थे, पैसा का मांग करा था अधिकारी द्वारा। संजय खैरवार और जो चक्कर अधिकारी है राजपूत साहब, शर्मा साहब, भक्ति प्रसाद में शंकर साहब मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। बहुत पैसा दे चुका हूँ मैं। जाति धर्म के बाजा चलाता हूँ, उसको जब ठीक कर लिया है। बलौदा बाजार वाले लोग आए थे
तो उसको मैं मदद किया तो मेरे को बहुत प्रताड़ित किया। तब से वो लोग को जाने के बाद में तब से मैं दूसरा जेल जाने के लिए मांग कर रहा था, मेरे को दूसरा जेल नहीं भेजे। और उसके बाद मैं अपने गरीब परिवार को सता के पैसा मंगा के दिया हूँ। जान में मेरा खतरा है। अभी मैं जाकर सिलेंडर देने वाला हूँ कलेक्टर में। सतनामी भाई जितना हो सके मोला सपोर्ट करिए, मदद करिए भाई। छोटे कन बच्चे, एक माता ही बुजुर्ग और पत्नी, बाकी मोर आगे पीछे कोई नहीं है भैया। ये सतनाम बहुत बाबा कन पैसा ले ले 30,000 रुपये लोकेश टोप को, 10,000 रुपये शंकर तिवारी के नाम से लिया, विजय शर्मा ये सब के नाम से, विजय और मनोज सिंह ठाकुर है, विजय बहादुर हेड साहब है। ये सब पैसा ले लेके अधिकारी लोग मेरे बहुत प्रताड़ित किया। बलौदा बाजार वाले लोग आए थे, उससे चंदा लेकर के 40,000 30,000 रुपये के आसपास में मंदिर में टाइल्स और बिजली लगाने के लिए लिया हूँ। छोटा बाजा रखा था, जैसा नाम के नाम से गाना चलाता था, उसको 2 बार 3 बार जब्ती कर दिया। मांगने पर मुझे प्रताड़ित करता था और मुझे लेटरिन बाथरूम करने सब में साफ़ करने के लिए बोलता है। दूसरा कमान मेरे को देता नहीं है। तुम जाति सतनामी, तुम्हारा यही काम है करके टॉयलेट साफ़ करने के लिए मुझे दबाव बनाते हैं अधिकारी द्वारा। हाँ, सतनामी भाई को सपोर्ट करा। अभिमानी भाई हो, जब हॉस्पिटल में था तो अपूर्व बंजारे नाम के दोस्त था मेरा, उसके नंबर में मैं लगा के बात किया हूँ। उसके मेरे रिकॉर्डिंग है। संदीप चेलक है नेवरा वाले, उससे भी मैं बात किया हूँ। वो लोग आए थे बलौदा बाजार वाले कांड में, सबसे मदद मांगा हूँ। भैया आप लोगों से गुहार है कि मेरा कुछ कर, अभी मैं सिलेंडर देने जा रहा हूँ। बताइए क्या कुछ पूरा हुआ तो कैसे मौत हुई? उसका कल वहाँ अम्बिकापुर से जेल से वहाँ रही से ये जिला हॉस्पिटल भाग के आई से सुबह का नहीं सेवा तो हमन बोला कल 11 बजे पेश करे वो कह के कलेक्टर में कह के तब बोला 3 बजे का सबन पेश करे कलेक्टर में। तो ठीक है कही से मैं रख ले हम कह के 10 सिल सब मारी से। अब वो कल ने मारी से तो हमन अब वो लेगी से जेल लेगी से। अब खुद बयान दी से हम मोर जान में खतरा है, मुझे ये जेल में रख लेवा, मैं सजा काटे बतिया रहा, मैं नहीं जाओ कह के। तो कैसे ठीक है बेटा मैं ये भेज रही हूँ, जाओ कैसे। तो ठीक है कह के इस गाड़ी में अब 6 घंटा जेल में बैठा लीज तब ये बिलासपुर के केंद्रीय जेल। अब वो कल ले तो हाँ सिविल लाइन भेज दीज का मन जा सिविल लाइन वाला रखी हम नहीं रखन कह की। अब सिविल लाइन वाला तक हुल छोड़ दीज 11 बजे रात के। हम फोन करते मोला छोड़ दे है मैं रहा तो रहा कहाँ। तो फिर आके मोना नान मन लेगी नहीं होला आई भाई चल घर में रहे आई तो हम बिना का सब देवो फिर तोला है। तो हाँ फिर अब वहाँ ले अब कहा थे अब फोन वैसे हम मलार गए हैं। अब वह हमारा ये था डिटेल्स वही देखाबो कह के अब छोड़ देता जा बेच कर यहाँ कह के। तब वहाँ हम आ रहे हैं तब फोन आई से मोना नान फोन करी से कहते अम्बिकापुर वाला पुलिस आए है भाई ले गए बा। तो वो कहते मैं नहीं जाऊँ कल मैं मर जाऊँ ते सही है। फिर मैं वहाँ मोला मारपीट करते मैं जाबे नहीं करा। क्या कुछ पूरा बताया आपको? जो छुट्टी आने के बाद आपके लोग बात सामने ये आई है कि हम अम्बिकापुर जेल में थे या जो आपके भाई हैं पति है जो भी रिश्तेदार है आपके, हाँ तो उनके साथ क्या होता है कुछ बताया? अम्बिकापुर जेल में क्या होता है? मारपीट करता है, पूजा पाठ मत करो तुम सतनामी है ऐसे कह के छुआछूत मांगते हैं। पैसे की भी डिमांड की बात? हाँ पैसा उसा सब मांग कर रहे हैं। कौन मांगता था पैसा? पुलिस वाला लोग तो जेल के अंदर? हाँ जेल के अंदर सबके में भेजाए सब पुलिस है नंबर है। आपका नाम? अमेरिका कुर्रे तब वो वहाँ जान के अब कौन रही अब कलेक्टरों से ओपन कलेक्टरों नहीं रखा सिविल लाइन नहीं रखा थे। अब वो उतना खन ये उठा ली तब जान में खतरा है तब बोला कौन ये करी और हम यही चाहत हन इहे के जेल मोला रख लाए अपन सजा काट ली इहे के जेल रख के ओला सजा कटवा लाए हम यही चाहत हन सरकार से। भिलाई के रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र के वार्ड 15 में जल संकट से परेशान वार्डवासी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बारिश के बावजूद टैंकरों से कीड़े युक्त पानी की आपूर्ति की जा रही है। आपकी लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल ने बताया कि कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। वार्डवासियों से टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। वहीं इस मामले में नगर निगम आयुक्त मोनिका वर्मा और महापौर शशि सिन्हा ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। आश्वासन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का ही प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन सोया हुआ है। बार बार हम लोग जनता के साथ आकर के उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बस मैडम उनका ये बोलना है कि मुझे सारी चीजें संज्ञान में है, मैं वार्डों में जाती हूँ, लेकिन वार्डों की मूलभूत समस्या उनको पता ही नहीं है। स्मार्ट मीटर लगाया गया है, पानी का मीटर लगाया गया है, जिसको लेकर के 10-10 साल का टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन जनता के घर तक पानी की कोई सुविधा नहीं है। टैंकरों के माध्यम से इन लोग पानी लेते हैं, लेकिन उस पानी में भी इतने कीड़े मकोड़े होते हैं कि जो पीने लायक होता नहीं। उसी चीज को मैंने आज आयुक्त महोदया को बताया
तो बोलती है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि जनता अपनी समस्या खुद रख रही है कि जो टैंकर से पानी आ रहा है उसमें केचुए होते हैं, कीड़े होते हैं, उसको पी करके बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। ये इस प्रकार की समस्या बार बार देखने को मिल रही है, लेकिन उनका जो आश्वासन है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे देखने को मिल रहा है, जमीन में कोई काम नहीं हो रहा है। अपनी पार्टी के द्वारा पानी की समस्या को लेकर छोटा सा प्रदर्शन किया गया। किस तरह की समस्याओं का समाधान होगा? लगातार बताया जा रहा है कि कीड़े युक्त बीमारी वाले पानी आ रहे हैं, टैंकर से भी सप्लाई इसी तरह की गंदे पानी होती है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी अभी हो रही है, और नगर बसावट तो हुआ है, पर पानी की सप्लाई तो टैंकर के माध्यम से दिया जा रहा है। उनको ऐसी दिक्कतें तो नहीं हो रही है। जैसे सुविधा युक्त अपन टैंकर के माध्यम से जन जन तक पानी पहुंचाने का काम निगम के द्वारा हो रहा है। आज उनका कहना है कि टैंकर से भी जो पानी सप्लाई हो रही है उसमें केचुए और दूसरे कीड़े भी आ रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या अगर रहती है तो किस तरह से उसका समाधान किया जाएगा? अगर ऐसी समस्या निर्मित हो रही है तो पानी की ज़रूर जांच करवाऊंगी, और हमारे जितने भी वहाँ के नागरिक हैं उनको ऐसी असुविधा हो रही है तो मैं बिल्कुल पहल करके पानी की जांच करवा के उनको सुविधा युक्त पानी पहुँचाने का कार्य जरूर करवाऊंगी। पानी का प्रॉपर सप्लाई ट्रेल एरिया तक नहीं होने की बात सामने आई है। ये हमारे संज्ञान में है, क्योंकि रिसाली निगम डिपेंडेंट है वाटर सप्लाई के लिए, तो हमने एडिशनल कैपेसिटी डिमांड के लिए उसमें फॉलोअप के लिए भिलाई निगम को लिखा है, और डीपीआर भी हमारा मतलब एक प्रपोजल हमने बनाया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विथ ओवरहेड टैंक्स एंड पाइपलाइन एक्सटेंशन, वो भी गवर्नमेंट में सबमिटेड है। तो ऐसा होने पर जब प्रॉपर सप्लाई सोर्स से होगा तो ट्रेल एरिया तक पानी पहुंच पाएगा। ऐसी भी कोई बात सामने आ रही है कि जो बस्ती के लोग वहाँ पर हैं वो अवैध बस्ती करार दी गई है और आने वाले समय में किसी प्रोजेक्ट को लेकर उस बस्ती को हटाया भी जा सकता है, तो ऐसा भी कोई कारण है कि वहाँ तक इस तरह की समस्या? एक एरिया जिसके बारे में अभी बात हो रही थी वो भिलाई स्टील प्लांट का जो ज़मीन है वहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं, और भिलाई स्टील प्लांट जैसा कि मीटिंग्स कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में बताया गया एक्सटेंशन उनका प्लान है, उसमें हो सकता है वो प्रभावित हो। दुर्ग जिले में 400 केवी टावर लाइन परियोजना के विरोध में किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। मुआवजा वितरण में अनियमितता से नाराज किसान नेता ढाले साहू ने आत्महत्या का प्रयास किया और अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें बचाया और पानी से चेहरा धुलवाया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 19 ग्रामों के लगभग 1650 किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और शासन आदेश मार्च 2025 का उल्लंघन किया है। टावर बेस और राइट ऑफ वे के मुआवजे में मनमानी कटौती की गई है। बिना अधिसूचना और सर्वे रिपोर्ट के जबरन हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। हम लोग विगत 3 माह से विद्युत टावर लाइन से प्रभावित किसानों के बीच जिला प्रशासन को मांग कर रहे हैं कि उनकी मुआवजा राशि नए शासन आदेश 10 मार्च 2025 के आधार पे 200% और 30% किसानों को मिलना चाहिए। पर प्रशासन को हमने लिखित 2 से 3 बार ज्ञापन देने के बाद सहित हम लोग प्रभावित किसानों के साथ मिलने आने के बाद भी जिला प्रशासन हम लोग से मिलने के तैयार नहीं हो रहे हैं। इस मामले पे कहाँ तक कैसी क्या बाधा है इनको बताने को भी तैयार नहीं है। हम तो बोल रहे हैं किसान, चूँकि आप इस क्षेत्र के सर्वेंट हो, आप संविधान के शपथ लिए हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की आम मतदाता का आप सेवक होते हुए उनकी समस्याओं को हल करने का जिम्मेदारी है। आप यहाँ पेट्रोल डाल लिए थे? हाँ, ये सरकार मुर्दा हो चुकी है। सरकार जो मुर्दा सरकार है, ये प्रशासन मुर्दा प्रशासन, किसी की सुनता नहीं है। देखिए ना, आप 4 महीने से आप लोग कितना मांग कर रहे हैं। सरकार को मिलना चाहिए, अभी आगे मिलना चाहिए। हम 2 दिन पहले लेटर दिए थे, मैं बकायदा मिलने के लिए दे दिया हूँ। मुर्दा प्रशासन के खिलाफ आप किस प्रकार बात करोगे? मुर्दा प्रशासन से आप कैसे बात करोगे? कैसे बात करोगे? इससे अच्छा तो आत्मदाह करके सम्मान से मर जाओ। किसान हमें स्वाभिमानी बोलेंगे। एनटीपीसी राखड़ परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों ने ठेका मजदूर यूनियन के बैनर तले चक्का जाम कर हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने 8 गांवों को गोद लेकर मुआवजा और विकास का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही और विरोध करने पर उन्हें काम से निकाल दिया जा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि एनटीपीसी वाहनों में हादसों में 8 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल हुए, फिर भी मुआवजा नहीं मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। काम कर रहे थे 215 रुपए में और 215 रुपए में काम कर रहे थे। फिर ना हम हड़ताल किया ना तो फिर 250 बढ़ाया रोजी को और फिर 250 बढ़ाकर हमारे काम को रोक दिया। अभी तक बंद है, हमको कुछ काम नहीं मिला है। हम इस काम के लिए यहाँ पर अपने काम मजदूर के लिए मांगने आए हैं। तो परिवार कैसे चल रहा है? अभी क्या करेंगे भैया, अभी परिवार को इसने पाल रहे हैं और बीमार पड़ता है, छोटा छोटा बच्चा राखड़ खाता है और उसको बीमार पड़ता है, जो ज्वर बुखार आता है, खांसी खोसी आता है और एनटीपीसी के बस आता है ना तो हाथ को ऐसे छूता ही नहीं है भैया। हाँ, 2 गोली को पैरासीटामोल और कैल्शियम की गोली को दे के भेज देता है। बीमार पड़े रहता है, इलाज पानी कहाँ से कराएंगे भैया, बोलो ये। एनटीपीसी जो आसपास कम से कम 8 से 10 गांव को जो गोद लिया गया है, यहाँ पर राख, देवरी, कौड़िया इत्यादि जो एनटीपीसी के अधीन में जो गांव गोद लिया गया है, उनके समस्त किसान और गांव के वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनका मुख्य मांग यही है, हमारा मुख्य मांग यही है कि निरंतर कई सालों से एनटीपीसी और राखड़ पुराने जो किसान के जो भूमि इस राखड़ के जो अधीन उनके अधीन में जो आ रहे थे, उसको पूर्व में 10 साल पूर्व उन्होंने मुआवजा देने का उनको वादा किया गया था। आज वर्तमान में उसकी भूमि में जल भर गया, उसकी भूमि में सपाट मैदान हो गया। ऐसे करके हवाला देकर उक्त किसानों लोग को किसी भी प्रकार से कोई मुआवजा दिया नहीं जा रहा है। हमार खेत के मुआवजा वो है डैम बनाइस तो वो डैम पजरा पानी जा रहे होकर पानी नहीं रोक सके है और डैम के थ्रू हमार खेत परिया पड़े है। अब आज जंगल हो गए, खेत बराबर हो गए, जमीन के बराबर हो। अब अभी पैसा पहली देत रही से अभी बोला थे कि नहीं दो, सूखा होगी तो सूखा हो गया तो कौन बना के दी हमारे जमीन ला। 2 साल के अभी तक के हमारे पैसा नहीं दिए है वो आदमी, हमला चुतिया बना के समझे। अभी का के पीछे हम जीवो खाबो है, खेती रही तक खेती में हम जियत खात पड़े रहे हैं। अभी काम हम जीवो खाबो बताए ना भाई, एनटीपीसी है हमला काम देवो, कही जिन टाइम हमला जमीन ली हमार काम देवो, तुम्हारा काम देवो, धंधा देवो, कुछ तो नहीं दी आज तक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।